स्क्रीन बघा तर विजिबल होईल. जस्ट अ मिनिट. बघा स्क्रीन विजिबल झाली का? स्क्रीन विजिबल हो गई. ओके, तो शुरू करते हैं. कल हम कहाँ पे थे? कल हमने इनपुट आउटपुट इन सीपीपी शुरू किया था और कहीं पे तो पहुंच गए थे. जरा देखते हैं कहाँ पे पहुंचे थे. कोणीतरी मला जरा पण चैट पे एक फोटो भेज दो फटाक से. कल जो हमने नोट लिखी उसका एक फोटो भेज दो पर्सनल चैट पे. हाँ ओके, मिळाले रे बाबा, मिळाली मिळाली मिळाली. सी आउट के बारे में हम लिख रहे थे. ओके, सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट सीपीपी. Object is a variable of user-defined data type like class and structure. Cout is variable of type OString. OString is an inbuilt class in CPP. बेटा आप class लिखना भूल गए. OString is an inbuilt class in CPP. Class word देखो भूल गए हो. चलो ठीक है. तो अब आगे चलते हैं. हम पहुंचे थे ये क्या कहते हैं इसको, इंसर्शन ऑपरेटर तक. ठीक है, तो ये इंसर्शन ऑपरेटर को थोड़ा सा समझते हैं. ठीक है, देखो ऑनलाइन वाले अपनी माइक जो है वो म्यूट कर दो. माइक जो है वो म्यूट कर दो. ठीक है. सी, तो अब हमें देखना है कि ये जो है हम इसे यूज कर रहे हैं सी आउट के साथ. वी कॉल इट इंसर्शन ऑपरेटर. हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं. ओके, इट इज एक्चुअली बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट. ये क्या है? ये बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है. ये बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है. बट जब हम इसे सी आउट के साथ यूज करते हैं तो हम इसको कहते हैं ओवरलोडेड लेफ्ट शिफ्ट. ओके, लेफ्ट शिफ्ट इज ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर is overloaded to work with a cout. In that case we call this operator insertion operator. उस केस में हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? इंसर्शन ऑपरेटर. राइट. अब ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है इसको इंसर्शन क्यों कहा जाता है? जबकि सी आउट जो है आउटपुट देने का काम कर रहा है. सी आउट जो है वो आउटपुट का काम कर रहा है. समझ रहे हो नहीं? आउटपुट देने का. फिर भी इंसर्शन इसको क्यों कहा जाता है, ये बात जरा अब समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, व्हाई डू वी कॉल इट इंसर्शन ऑपरेटर? सी, ये मान लो ओके, दिस इज योर प्रोग्राम.
ओके ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते इसको। दिस इज योर प्रोग्राम, ओके, एंड दिस इज मॉनिटर, राइट, दिस इज मॉनिटर। मॉनिटर को भी चेंज करते हैं। ओके चलो ठीक है, दिस इज मॉनिटर, राइट, डन। अब ये आपका प्रोग्राम है और ये आपकी स्क्रीन है। स्क्रीन यानी कि कंसोल, कंसोल कह लेते हैं इसको, ठीक है। आपका प्रोग्राम जब सी आउट लिखता है, सी आउट हेलो, ओके, तब आपका हेलो यहाँ कंसोल पे प्रिंट होता है। लेकिन ये प्रिंट होते वक्त प्रोसेस क्या होती है ये भी हमें समझना जरूरी है। जब ये प्रिंट होता है तब प्रिंट होते वक्त प्रोसेस क्या होती है ये भी हमें समझना जरूरी है। ओके, क्या प्रोसेस होती है? तो जब आप लिखते हो सी आउट हेलो, तो सी आउट हेलो डायरेक्ट कंसोल पे नहीं जाता। ओके, डायरेक्ट कंसोल पे नहीं जाता। ये आपका प्रोग्राम और आपका कंसोल, आपका प्रोग्राम और आपका कंसोल, हाँ हाँ, ओके बेटा 8:30 बजे कॉल करना। हाँ, अभी लेक्चर शुरू है। हाँ, चलो ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम है और ये कंसोल है, ठीक है। और इनके बीच में जो है, इनके बीच में एक आउटपुट बफर होता है। आउटपुट बफर, बफर का मतलब होता है मेमोरी। बफर का मतलब होता है मेमोरी। मेमोरी यानी कुछ गोडाउन टाइप काम होता है यहाँ पे। जैसे कंपनीज के गोडाउन होते हैं ना, कि मटेरियल पहले निकल के गोडाउन में जाता है, फिर गोडाउन से आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वैसे ही ये गोडाउन होता है। तो जब आप सी आउट कहते हो तो ये सी आउट पहले यहाँ बफर में आपके आउटपुट को, क्या जो भी है, हेलो, राइट, पहले आपका जो आउटपुट है से सी आउट हेलो, इस आउटपुट को सबसे पहले इधर बफर में इंसर्ट करता है। बफर में क्या करता है? इंसर्ट करता है। एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम हेलो को यहां से निकाल के कंसोल पे डाल देती है। ओके, तो आपके सी आउट का काम क्या है? बफर तक ये आउटपुट जो है इसे पहुंचा देना है। कहां तक पहुंचाना है? बफर तक इस आउटपुट को पहुंचा देना है। ओके, और बफर में ये जो आउटपुट है इसे इंसर्ट किया जाता है। इसलिए सी आउट के साथ यूज होने वाला ये जो ऑपरेटर है इसे कहा जाता है इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। ओके, या फिर दूसरा नाम है पुट टू, पुट टू operator. The second name is what? Put to operator. क्लियर हो गया सबको? ठीक है, दूसरा नाम है क्या? पुट टू ऑपरेटर, राइट, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है लेफ्ट शिफ्ट, इसको इंसर्शन ऑपरेटर क्यों कहा जाता है, ये वाली बात क्लियर हो गई। इंसर्शन ऑपरेटर इसे क्यों कहा जाता है, ये वाली बात सबको क्लियर हो गई। क्योंकि सी आउट करता क्या है? आउटपुट वाले बफर में आपके आउटपुट को पहले इंसर्ट करता है। आपका आउटपुट को पहले क्या करेगा? पहले इंसर्ट करेगा, और इंसर्ट करता है इसलिए उसे इंसर्शन ऑपरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? इंसर्शन ऑपरेटर कहा जाता है। एवरीबडी क्लियर विद दिस, राइट? ठीक है, चलो लिखते हैं, लिखो नीचे
टाइटल दोगे, सी आउट के अंदर ही आपको टाइटल देना है, सी आउट के अंदर ही टाइटल देना है ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला ऑपरेटर। ऑपरेटर लिखो उसके अंदर, दिस इज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, दिस इज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, it is overloaded, it is overloaded to work with C out। उसी में कंटिन्यू करना, फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा है, it is overloaded to work with C out। when we use it with C out, when we use it with C out, we call this operator an insertion operator, we call this operator an insertion operator। हम उस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। क्लियर हुआ, वी कॉल दिस एन इंसर्शन ऑपरेटर। जस्ट अ मिनट, ओके देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सी आउट with the help of this operator, with the help of this operator inserts data, inserts data, inserts data in output buffer, inserts data in output buffer, inserts data in output buffer, hence this operator is called insertion operator, hence this operator is called insertion operator। or we call it put to operator, or we can call it put to operator, we can call it put to operator, or we can call it put to operator। Next point, cascading of इंसर्शन ऑपरेटर। कैस्केडिंग अभी आपको पता है ना, जब एक ही सी आउट हम मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, वी कॉल इट कैस्केडिंग ऑफ आउटपुट ऑपरेटर। ओके लिखो, कैस्केडिंग ऑफ इंसर्शन ऑपरेटर। लिखो, when we use this operator, when we use this operator to insert multiple or to print, say to print, when we use this operator to print multiple values using one cout, multiple values using one cout, we call it cascading of output operator, we call it cascading of output operator। हम क्या कहते हैं उसको, cascading of output operator। सी cascading of output operator। ओके, फॉर एग्जाम्पल सी, फॉर एग्जाम्पल क्या करना है अभी हमें, मल्टीपल वैल्यूज एक ही सी आउट में प्रिंट करनी है, तो मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 5, देन ओके कुछ तो गड़बड़ है अभी इसमें, देन से char ch is equal to a। I hope you people are familiar with
केयर डेटा टाइप। ओके, सो अभी तो ये टाइप ही नहीं हो रहा क्या यार ये। बफर में क्यों स्टोर करते हैं बेटा, ओएस का ऑप्टिमाइजेशन है। हर छोटी छोटी चीज के लिए ओएस एक्चुअली कॉल नहीं होती, तो वो बफर को, आउटपुट वाले बफर को एक ही बार फुल करके फिर पूरा का पूरा कंसोल पे राइट कर देती है। ओके, एक ही बार फुल करके पूरा का पूरा कंसोल पे राइट कर देती है। ये ओएस का ऑप्टिमाइजेशन है। ओके, इट हैज नथिंग टू डू विथ योर सीपीपी एग्जीक्यूटर और कंपाइलर, राइट। ठीक है, ओके सी, तो इंट a इज इक्वल टू 5, देन वी हैव, फिर से गया काय झाले, char ch is equal to a, char ch is equal to a, then we will say cout, पहले ओके इधर लिखा हमने हेलो, हेलो एंड देन a एंड देन ch। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हुआ कैस्केडिंग। ओके, ये हुआ कैस्केडिंग, हेलो उसके साथ ए भी प्रिंट हुआ, उसके साथ ch भी प्रिंट हुआ। क्लियर हो गया, राइट, दिस इज हेलो। ओके, तो हमने मल्टीपल वैल्यूज जो है वो प्रिंट कर दी, मल्टीपल वैल्यूज जो है वो प्रिंट कर दी यूजिंग ओनली वन सी आउट, यूजिंग ओनली वन सी आउट, दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग। और ये एज एन एग्जाम्पल जरा नोट कर दो। बर नोट लिहायचं राहिलेले बाळांनो, लेक्चर खत्म होने के बाद देखो किसी दोस्त से अपनी नोट्स मांग लो, अगर आप कहोगे ये वाले पॉइंट का इसका पहला पॉइंट फिर से रिपीट करो, तो ये नहीं होगा, क्योंकि मैं ये जो नोट्स है वो कहीं पे देख के आपको नहीं बता रहा कि आपने कहा चलो सर फर्स्ट पॉइंट बताओ, तो मैं गया फर्स्ट पॉइंट देखा आपको बताया, स्पॉन्टेनियस चल रहा है सब कुछ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था अभी बताऊंगा तो नो स्टेटमेंट जो है वो फिर से चेंज हो जाएगा। ओके, तो बेटर रहेगा कि आप किसी से नोट ले लेना। अगर ऐसा कभी हुआ कि नोट्स लेते लेते कुछ छूट गया, तो ये याद रखना आप किसी से नोट्स मांग लोगे। ओके, ठीक है, तेवढं बाळांनो, तेवढंच एक गोष्ट जरा मैनेज करा, क्योंकि ये सारी नोट्स जो है ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब अभी दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। वो एग्जाम्पल लिख लो बच्चों, राइट डाउन दैट एग्जाम्पल। बघून लिहिण्याची गरज नाही रे, न बघता लिहिण्याचा प्रयत्न करा। ओके, और अब नीचे साथ में ये एक डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना। क्या थी डायग्राम, ये आपका मॉनिटर है, इधर आपका प्रोग्राम है।
दिस इज योर प्रोग्राम, और फिर बीच में जो था वो आउटपुट बफर था। ओके, यहां से एग्जीक्यूटर इधर गया और यहां से इधर गया। एग्जीक्यूटर ने क्या, आपका आउटपुट सी आउट हेलो, ये हेलो को बफर में इंसर्ट करवाने का काम करता है। इसलिए ये जो ओवरलोडेड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, ओवरलोडेड लेफ्ट शिफ्ट, ओके, उसे हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट इंसर्शन ऑपरेटर। क्लियर हो गया? ठीक है, और कैस्केडिंग वाला एग्जांपल भी आई होप आप लोगों ने लिखा होगा। ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लो। ये आपका कंसोल है, या फिर आप इसको वो स्क्रीन भी कह सकते हो, मॉनिटर जिसे आप कहते हो, स्क्रीन या फिर कंसोल, और ये हो रहा है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट व्हाट, इंसर्शन ऑपरेटर। इसलिए हम उसे कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। चलो हो गया? ओके, लिखो नीचे। नेक्स्ट पॉइंट है सी इन। सी इन, ओके। अब देखो, जैसे सी आउट, सी आउट जैसे वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट है ऑफ टाइप ओ स्ट्रीम, ओके। ओ स्ट्रीम जो है ये एक इनबिल्ट या फिर क्या कहते हैं उसको, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और एक इनबिल्ट क्लास है। हर क्लास को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहा जाता है। हर क्लास को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहा जाता है, ओके। तो सी आउट क्या है? ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, या फिर हमने आसान भाषा में कहा था वेरिएबल ऑफ टाइप ओ स्ट्रीम, वेरिएबल ऑफ टाइप ओ स्ट्रीम। इसी तरह सी इन क्या होता है? इट इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप आई स्ट्रीम, और यू कैन से वेरिएबल ऑफ टाइप आई स्ट्रीम। आई स्ट्रीम इज एन इनबिल्ट क्लास। आई स्ट्रीम क्या है? आई स्ट्रीम एक इनबिल्ट क्लास है, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट सी इन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के अंदर देखो क्रिएट करके रखे हुए हैं, ठीक है। डिक्लेरेशंस वहां से आ रहे हैं, इसलिए इन दोनों को यूज करने के लिए यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो है उसे यूज करना पड़ता है। इन दोनों को यूज करने के लिए यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमें लिखना पड़ता है, राइट। नाउ हाउ टू यूज सी इन, ये भी जरा समझो। हाउ टू यूज सी इन अब आप सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार। सी इन के साथ ये जो है ये होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सी इन के साथ ये जो यूज किया है राइट शिफ्टर, ये होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ओके। और ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ हमें क्या करना है? हमें इसके साथ यहां अपना वेरिएबल मेंशन करना है। इधर क्या मेंशन करना है? वेरिएबल ओनली मेंशन करना है, ओके। अब सीन क्या करेगा? यूजर से डेटा स्कैन करेगा, और आपने जो वेरिएबल मेंशन किया है उस वेरिएबल में स्टोर करेगा। सीन क्या करेगा? यूजर से डेटा स्कैन करेगा, और आपने जो वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया है उस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। समझ गए हो? ठीक है। तो सीन के साथ जो है देखो, हमेशा हमें ओनली वेरिएबल्स यूज करने हैं, याद रखना। सीन के साथ हमें क्या करना है? ओनली वेरिएबल्स यूज करने हैं, ओनली वेरिएबल्स, नो अदर डेटा,
can be used with cin. We can use only variables with cin because cin scans the data from user and stores it in the mentioned variable. cin क्या करता है, कंसोल से डेटा उठाता है और यूजर ने जो डेटा टाइप्स, प्रोग्रामर ने जो वेरिएबल्स मेंशन किए हैं उन वेरिएबल में स्टोर करता है। समझ गए? इसलिए सी इन के साथ हमेशा क्या यूज करना है, वेरिएबल यूज करना है। एवरीबडी क्लियर विद दिस? अब इसके बाद हम लिखेंगे ये इसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्यों कहते हैं और फिर कैस्केडिंग कैसे होता है। ओके, चलो सीन की पहले थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं। लिखो सांगतो रे मी, थांबा जरा, सांगतो मी। लिखो फर्स्ट पॉइंट, cin is an object of class iStream। iStream का I जो है इसको स्मॉल रखो। cin is an object of class iStream, full stop। or we can say it is a variable having a data type iStream, or we can say it is a variable having a data type iStream. It is a variable having a data type iStream. Next point, we use cin to scan data from console। we use cin to scan data from console, ब्रैकेट में लिखो from user, from console ब्रैकेट में लिखो from user। अरे वाह वाह वाह, उशिरा येणार आहे, कॉंग्रॅच्युलेशन्स। from user, okay, bracket complete, full stop। okay, hence we have to use only variables with cin। do not mention, उसी में कंटिन्यू करो, do not mention any data or values other than variable name। do not mention any data or values other than variable name in cin statements, in cin statements, in cin statements, in cin statements। okay, for example cin number, okay, that is valid example, but cin hello number, this is invalid। okay, this is invalid, ये नहीं चलेगा। cin hello number ये नहीं चलेगा, cin number ये चलेगा। क्लियर हो गया? राइट, ओके, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला ऑपरेटर राइट शिफ्ट ऑपरेटर, लिखो उसका फर्स्ट पॉइंट। ओके चलो, अब पहले समझते हैं, थ्योरी बाद में लिखते हैं। ये जो है इसे कहा जाता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्या कहते हैं इसको? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, वाई डू वी कॉल इट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर? तो इसके पीछे भी फिर से एक रीजन है। सी आउट के साथ जो था उसे इंसर्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज द कॉन्सेप्ट वॉज रिलेटेड टू आउटपुट वाला बफर। ओके, नाउ ये जो सी इन के साथ यूज होता है उसे
एक्सट्रैक्शन, उसे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्यों कहते हैं? समझो क्यों कहते हैं उसे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। फिर से एक बार ये कॉन्सेप्ट जो है ये बफर से कनेक्टेड होगी। ओके सी, मान लो दिस इज योर प्रोग्राम और फिर बीच में जो है ये है आपका इनपुट बफर। Now input buffer and output buffer both are different. दोनों के दोनों रैम में ही क्रिएट होते हैं बट बोथ आर डिफरेंट। आउटपुट बफर एंड इनपुट बफर, ओके, दोनों के दोनों अलग है, राइट। और फिर यहाँ पे होगा आपका कीबोर्ड। ओके, दिस इज योर कीबोर्ड। अब होता क्या है, देखो जब आप कुछ टाइप कर रहे हो ना यहाँ पे, तो टाइप जो भी कर रहे हो वो सबसे पहले इनपुट बफर में जाता है। किधर जाता है? इनपुट बफर में। एंड आई होप यू रिमेम्बर कि हर एक इनपुट देने के बाद हमें हमेशा एंटर की प्रेस करनी पड़ती है। हमें क्या प्रेस करनी पड़ती है? एंटर की प्रेस करनी पड़ती है। जब एंटर की प्रेस होती है तब आपका सी इन जो है वो इनपुट बफर के पास जाता है और इनपुट बफर से विथ द हेल्प ऑफ दैट ऑपरेटर जो भी डेटा है उसे एक्सट्रैक्ट करके प्रोग्राम के अंदर स्टोर कर देता है। सी इन क्या करता है? विथ द हेल्प ऑफ दिस राइट शिफ्टर बफर में जो भी डेटा है उसे एक्सट्रैक्ट करके अपने प्रोग्राम के अंदर किसी वेरिएबल में स्टोर कर देती है आपकी ओएस या फिर आपका सी इन। तो सी इन बेसिकली क्या कर रहा है? विथ द हेल्प ऑफ दिस राइट शिफ्ट सी इन इज okay, extracting character from input buffer। ओके, सीन क्या कर रहा है? एक्सट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम इनपुट बफर। एक्सट्रैक्ट कर रहा है मतलब बाहर निकाल रहा है, और बाहर निकाल रहा है इसलिए उस ऑपरेटर को क्या कहा जाता है? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। व्हाट इज द अनदर नेम? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। समझ गए कि नहीं? ठीक है, ये इनपुट बफर क्या चीज है इस पे ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। बस ये समझो एक छोटी सी मेमोरी है जिसके अंदर आपने दिया हुआ इनपुट पहले सेव होता है, और जब आप एंटर की प्रेस करते हो तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर वेट कर रहा, किसी भी प्रोग्राम के अंदर सी, जब कहां पे थे हम? ये हमने इनपुट दिया ABC हेलो, ओके, और इनपुट देने के बाद हमने देखा था वी हैव टू प्रेस व्हाट? वी हैव टू प्रेस एंटर की। हमें प्रेस करनी होती है एंटर की। एंटर की जैसे ही आप प्रेस करोगे इमीडिएटली सीन जो है वो अपना काम शुरू करेगा, लेकिन एंटर की प्रेस करना जरूरी है। क्या प्रेस करना जरूरी है? एंटर की प्रेस होना जरूरी है। जैसे ही एंटर की प्रेस होगी सी इन क्या करेगा? इनपुट बफर के पास जाएगा, वहां से अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करके प्रोग्राम में लेके आएगा और प्रोग्राम में आपके मेंशन किए गए वेरिएबल में स्टोर करेगा। प्रोग्राम में आपके मेंशन किए गए वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। इसलिए सीन के साथ जब ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज होता है तो हम उसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके,
चलो लिख लेते हैं, 1 मिनट के लिए सोचो जरा, मैंने आपको क्या क्या बताया। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। बस आपको कुछ बातें याद रखनी है और रिवीजन जो है वो तो चलते रहना चाहिए। चलो झाले का बघा, समजलंय? काही लिहायचं नव्हतं रे बाबांनो, फक्त विचार करायचा होता। अब मैं बताता हूं आपको लिखना क्या है। चलो लिखो, ये पॉइंट लिखा ना, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, लिखो। सिंबल लिखना था, सिंबल ये वाला, दिस ऑपरेटर, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, मे बी फोर्थ पॉइंट रहेगा। ओके, लिखो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, this is right shift operator, this is right shift operator, but CPP has overloaded it, but CPP has overloaded it to work with C in, to work with C in. Next point, when we use it with C in, comma, when we use it with C in, comma, we call it extraction operator. Next point, we call it extraction operator because we call it extraction operator because it extracts characters from input buffer. It extracts characters from input buffer and stores them in the variables of your program, in the variables of your program. नीचे अब ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये वाली डायग्राम इस वाले पॉइंट के नीचे अभी ड्रॉ कर लो, इस वाले पॉइंट के नीचे ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। हाँ, डायग्राम ड्रॉ करून घ्या रे बाबा। चलो हो गई डायग्राम, लिखो नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब यही सीन वाला नेक्स्ट पॉइंट, कैस्केडिंग ऑफ इंसर्शन ऑपरेटर, कैस्केडिंग ऑफ इंसर्शन ऑपरेटर। लिखो उसमें when we use C in और when we use insertion operator, नहीं रहेगा extraction operator, sorry, when we use extraction operator to scan multiple values using one Cin or using one Cin by using one Cin
then we call it cascading of extraction operator. Then we call it cascading of extraction operator. We call it what? Cascading of extraction operator. For example, ये वाला example लिख लो. We have int a, float b, and char ch. Then we will say cout, enter data, and then cin. एक ही cin में हम a को भी स्कैन करेंगे, b को स्कैन करेंगे, ch को स्कैन करेंगे, एंड देन एक ही cout में a को प्रिंट करेंगे, b को प्रिंट करेंगे, ch भी प्रिंट करेंगे. बस ये प्रिंट करते वक्त यहां मैसेज देना मत भूलना, /n a is equal to a. ओके, हो गया. ठीक है, लिख लो एग्जाम्पल लिहून घ्या मी. आलोच एकच मिनिटात एग्जाम्पल लिहून घ्या और ये सीन से आउट जो भी हुआ उसे पढ़ो. चलो ठीक है, हो गया. तो सी इन सी आउट के साथ बच्चों फैमिलियर हो गए हो? आर यू गाइज फैमिलियर विथ सी इन सी आउट? ओके, ठीक है. तो सी इन जो है उसके साथ हमें क्या मेंशन करने हैं? ओनली वेरिएबल्स मेंशन करने हैं. सी इन के साथ क्या मेंशन करने हैं? ओनली वेरिएबल्स मेंशन करने हैं. रिमेंबर, डन. ठीक है, तो ये था अपना सी इन सी आउट. जितना हो सके मशीन में बेव सीपीपी के अंदर जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहो. अब कल या परसों एक बार फिर से वी विल गो फॉर प्रैक्टिकल. ओके, चलो ठीक है. लिखो नेक्स्ट पॉइंट इन सीपीपी. लिखो कॉन्स्टेंट्स इन सीपीपी, और अनदर टाइटल है, वेट, अच्छा, रीड ओनली वेरिएबल्स. रीड ओनली वेरिएबल्स in CPP. Read only variables in CPP. ओके, अब ये क्या होते हैं कॉन्स्टेंट्स इन CPP, रीड ओनली वेरिएबल्स? अब जरा समझते हैं. ओके, सी. अब रीड ओनली वेरिएबल्स का मतलब होता है ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते. एक बार आपने उन्हें वैल्यू असाइन कर दी तो हम उसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते. ऐसे वेरिएबल्स को कहते हैं रीड ओनली वेरिएबल्स या फिर कॉन्स्टेंट्स.
Okay, the variables whose value cannot be changed after their declaration, those variables are called constants or read only variables. ठीक है, अब ये constants या फिर read only variables create करने के हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. ओके, पहला ऑप्शन है using a const keyword. By using const keyword, दूसरा ऑप्शन है by using enumeration. Okay, by using what? Enumeration. Okay, तो अब सबसे पहले देखते हैं const keyword. राइट, चलो लिखते हैं. रीड ओनली वेरिएबल्स लिखा और कॉन्स्टेंट्स लिखा, लिखो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं नीचे. These are the variables whose value cannot be changed after declaration. Whose value cannot be changed after declaration. We can create read-only variables using following two options. First one, by using const keyword. And second one, by using enumeration. Okay, आओ नीचे लिखो फर्स्ट पॉइंट. by using const keyword. ओके, चलो देखो, by using const keyword हम किस तरह से कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं या फिर रीड ओनली वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, सो वी हैव मेन फंक्शन. अब मेन फंक्शन के अंदर अगर मैंने लिखा सी int x is equal to 10. ओके, तो आपका जो x वेरिएबल है इस वेरिएबल के अंदर 10 स्टोर हो जाएगा. आफ्टर दैट मान लो हमने लिखा cout x. ओके, वी राइट cout x. ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट कर देगा 10. फिर मैंने लिखा x is equal to 15. अब अपना x जो है वो वेरिएबल है करके हम अपने x में जो चाहे वो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. तो अभी x में क्या होगा? 10 will get replaced by 15. फिर मैंने लिखा cout x. अब ये cout x क्या प्रिंट करेगा? ये cout x 15 प्रिंट करेगा. 15. अब यहां से आगे थ्रू आउट द प्रोग्राम 15 ही x की वैल्यू रहेगी जब तक हम x को कोई नई वैल्यू असाइन नहीं कर देते. ओके, फिर मान लो मैंने लिखा x is equal to 17 एंड अगेन cout x. तो ये cout x यहां क्या प्रिंट कर देगा? 17 प्रिंट कर देगा. क्या प्रिंट कर देगा? 17 प्रिंट कर देगा. एवरीबॉडी क्लियर विद दिस, राइट? तो यहां क्या हो रहा है, x की जो वैल्यू है वो प्रोग्रामर कैन चेंज इट according to its requirement. Programmer can change it according to his requirement.
हेंस x इज कॉल्ड वेरिएबल, क्योंकि हम उसकी वैल्यू जब चाहे चेंज कर सकते हैं। हेंस x इज कॉल्ड वेरिएबल बिकॉज हम उसे जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। हम उसे जब चाहो तब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार प्रोग्राम में ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि भाई अगर किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दी, मान लो आपके x में एक बार स्टोर हो गया 5, देन थ्रू आउट द प्रोग्राम ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। इट मस्ट रिमेन 5। वो क्या रहनी चाहिए? वो 5 ही रहनी चाहिए। वो क्या रहनी चाहिए? वो 5 ही रहनी चाहिए। समझ गए? तो ये वाली जो रिस्ट्रिक्शन है, ये रिस्ट्रिक्शन अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको कांस्टेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका पहला ऑप्शन है यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। तो अब इसका सिंटैक्स क्या रहेगा? यूजिंग कॉन्स्ट। देखो यूजिंग कॉन्स्ट ये सिंटैक्स हो सकता है कॉन्स्ट डेटा टाइप वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू, और द सेकंड ऑप्शन डेटा टाइप const वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू। ये दोनों सिंटैक्सेस जो है ये सीपीपी से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? सीपीपी से। जहां पे कॉन्स्ट अगर मॉडिफायर आपने अप्लाई कर दिया, ओके, किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करते वक्त कॉन्स्ट मॉडिफायर अगर आपने अप्लाई किया तो ये जो वेरिएबल है ये बन जाएगा कांस्टेंट, और इस वेरिएबल को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ओनली, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ओनली वैल्यू असाइन करना या फिर उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ओनली उसे वैल्यू असाइन करना जरूरी है। समझ गए? आफ्टर डिक्लेरेशन अगर वैल्यू असाइन करने जाओगे कंपाइलर विल जनरेट एरर। आफ्टर डिक्लेरेशन अगर वैल्यू असाइन करने जाओगे कंपाइलर विल जनरेट एरर। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? फॉर एग्जांपल अब आपको नीचे एक एग्जांपल दिखाता हूं। सी वी हैव int main, ओके, और फिर मैंने इधर लिखा const int x सेमीकोलन, और फिर दूसरा ऑप्शन है const int y इज इक्वल टू 10। तो हमने दो कॉन्स्ट वाले वेरिएबल्स क्रिएट किए। जैसे ही वेरिएबल के डिक्लेरेशन में कॉन्स्ट कीवर्ड अप्लाई होता है, जैसे ही वेरिएबल के डिक्लेरेशन में कॉन्स्ट कीवर्ड अप्लाई होता है, हम उन वेरिएबल्स को कहते हैं रीड ओनली वेरिएबल्स। हम उन्हें क्या कहते हैं? रीड ओनली वेरिएबल्स। वी कॉल देम रीड ओनली वेरिएबल्स। समझ गए? ठीक है। अब रीड ओनली वेरिएबल का एक और रूल मैंने आपको क्या बताया? देखो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही हमें उन्हें क्या करना पड़ता है? इनिशियलाइज करना पड़ता है। एक तो हमने पहला रूल क्या किया? कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके उसे रीड ओनली बना दिया, और दूसरा रूल हमें क्या फॉलो करना है? इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही करना है, नहीं तो सीपीपी कंपाइलर जनरेट्स एरर एंड दिस इज valid, right? Why error? Const variable or say read only variable is more accurate. Read only variable
is not initialized at the time of declaration. At the time of declaration, hence this is error. और ये वैलिड है क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन जो है ये इनिशियलाइज हो चुका है। ओके, इसलिए ये वैलिड है। चलो अब इस वाले स्टेटमेंट को कमेंट में डाल देते हैं। अब आगे दो स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है सी आउट वाई। ठीक है, सो दिस विल प्रिंट 10। फिर दूसरा स्टेटमेंट कहता है y इज इक्वल टू 15। ओके, और फिर हमने लिखा सी आउट y इक्वल टू 15 का हमने। ओके, नाउ y इक्वल टू 15 जो है ये वाला स्टेटमेंट भी क्या करेगा, दिस स्टेटमेंट विल आल्सो जनरेट एरर। वाई एरर बिकॉज आपका y जो है कॉन्स्ट कीवर्ड की वजह से रीड ओनली बना, और रीड ओनली वेरिएबल को आफ्टर डिक्लेरेशन आप कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ओके, तो ये एरर क्यों है, असाइनिंग वैल्यू टू रीड ओनली वेरिएबल आफ्टर डिक्लेरेशन। आफ्टर डिक्लेरेशन, आफ्टर डिक्लेरेशन। समझ गए, इसलिए ये क्या है, ये एरर है। आप रीड ओनली वेरिएबल जो है जितना चाहो उतना अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। रीड ओनली वेरिएबल जो है जितना चाहो उतना अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, या फिर मोर एक्यूरेटली आप रीड ओनली वेरिएबल पे किसी भी प्रकार का असाइनमेंट वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। असाइनमेंट इज नॉट अलाउड आफ्टर डिक्लेरेशन। असाइनमेंट इज नॉट अलाउड आफ्टर डिक्लेरेशन। एवरीबडी क्लियर विद दिस, राइट? तो कॉन्स्ट कीवर्ड काम कैसे कर रहा है ये वाली बात समझ गए हो? ठीक है, चलो थ्योरी क्या क्या लिखी मुझे बताओ, और एक काम करो सबसे पहले इसको जरा पढ़ो। और हमने लास्ट थ्योरी क्या लिखी, पॉइंट हमने लिखा होगा शायद कॉन्स्ट कीवर्ड, राइट? फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा कॉन्स्ट कीवर्ड, बरोबर कर है, उसके बाद कुछ नहीं लिखा, उसके ऊपर हमने थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, बरोबर ना? यार बोले कि पैसा का तुम्हें हमने कॉन्स्ट कीवर्ड ऐसा फर्स्ट पॉइंट लिखा है। बाय यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। ओके, चलो देखते हैं, बाय यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड लिखो उसमें फर्स्ट पॉइंट। अपडेट पेंडिंग है उसकी वजह से ये अटक रहा था, राइट? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो उसके अंदर। We can create read only variable by using const keyword। रिपीट हुआ बट चलो ठीक है। We can create read only variable by using const keyword। syntax, syntax, syntax देखो ये दो लिख लो, syntax, ये दो सिंटैक्सेस लिखो, इधर है देखो, ये अभी रेड में लिख रहा हूं यहां। फर्स्ट सिंटैक्स, सेकंड सिंटैक्स, कॉन्स्ट एंड डेटा टाइप, डेटा टाइप या फिर कॉन्स्ट, आगे पीछे हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कॉन्स्ट डेटा टाइप या फिर डेटा टाइप कॉन्स्ट, वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू।
हो गया, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। व्हेन वी क्रिएट रीड ओनली वेरिएबल इन सीपीपी, when we create read only variable in cpp, when we create read only variable in cpp comma, it is necessary to initialize it at the time of declaration only. It is necessary to initialize it at the time of declaration only. It is necessary to initialize it at the time of declaration only. At the time of declaration only. Full stop. उसी में कंटिन्यू करो। Uninitialized read only variables, uninitialized read only variables are not allowed in cpp, comma, compiler generates error, are not allowed in cpp, comma, compiler generates error. नेक्स्ट पॉइंट, या फिर ओके नेक्स्ट पॉइंट ही लिख लो। You cannot perform initialization after declaration on read-only variables. You cannot perform initialization or any kind of assignment असल्या. You cannot perform initialization or any kind of assignment operation or any kind of assignment operation on read-only variables after their declaration, on read-only variables after their declaration, on read-only variables after their declaration. If we try to perform any assignment after declaration, if we try to perform any assignment after declaration, compiler generates error, compiler generates error, compiler generates error. हो गया, ओके। और एग्जांपल ये लिख लो, डन। एरर वाले स्टेटमेंट्स के साथ लिखना गधो, एरर वाले स्टेटमेंट्स के साथ लिखना। और ये भी लिख लेना y प्लस प्लस, दिस इज ऑल्सो एरर as it is also an assignment statement। समझ रहे हो ना, y प्लस प्लस से y की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो y प्लस प्लस इंटरनली y इज इक्वल टू y प्लस 1 करके एग्जीक्यूट होता है। और ये जो असाइनमेंट है ये रीड ओनली वेरिएबल्स पे अलाउड नहीं है। ये एग्जांपल लिख लो, राइट साइड में जितनी थियरी आपको दिख रही है वो भी नोट कर लो। झालं का रे? एक्झाम्पल लिहून झालं की सांगा।
चलो हो गया। ओके लिखो नेक्स्ट, उसी में कंटिन्यू करना है। अब सी वाली बारी देखते हैं, सी वाली बात समझते हैं। देखो देखो देखो, बस पहले देखो, सी में भी कॉन्स्ट कीवर्ड काम करता है। सी में भी कॉन्स्ट कीवर्ड जो है वो काम करता है, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम है। अभी जो हमने सीपीपी में देखा वही सब सी में भी है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, दो डिफरेंसेस है। कौन से डिफरेंसेस है देखो। सबसे पहले अनइनिशियलाइज्ड रीड ओनली वेरिएबल्स आर अलाउड इन सी। इन दैट केस ये रीड ओनली वेरिएबल की वैल्यू जो है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम गार्बेज ही रहेगी, क्योंकि सी में भी यू कैनॉट इनिशियलाइज रीड ओनली वेरिएबल्स आफ्टर डिक्लेरेशन। अगर आपको इनिशियलाइजेशन करना है तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही करना है। लेकिन सी क्या कहता है, अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन तो उसकी वैल्यू गार्बेज रहेगी, बट वो थ्रू आउट द प्रोग्राम गार्बेज ही रहेगी। थ्रू आउट द प्रोग्राम क्या रहेगी, गार्बेज ही रहेगी। डन। और दूसरा डिफरेंस ये है कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड डेटा टाइप इज नॉट नेसेसरी इन सी। Okay, the default data type will be considered as int. Default data type will be considered as int. मतलब आप C में ये कर सकते हो, देखो मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में आपने लिखा const x is equal to 5. In that case, what is the data type of x? Int. Default data type of x is int. Okay, दूसरी बात, C में आप ये भी कर सकते हो, मेन C const int x. Now you have not initialized your x. Now the value of x is garbage. The value of x is garbage. लेकिन ये नहीं हो सकता कि सर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन असाइन नहीं की है तो नीचे असाइन कर देते हैं। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर असाइनमेंट करनी है तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही करनी होगी, डिक्लेरेशन के बाद असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट परफॉर्म जनरेट्स एरर, दिस स्टेटमेंट जनरेट्स एरर। एवरीबडी क्लियर विद दिस, राइट? जरा पढ़ लो, देखो सी वाले कॉन्स्ट में और सीपीपी वाले कॉन्स्ट में क्या फर्क है ये जरा समझते हैं। नीचे टाइटल लिखो या नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जो भी है एग्जांपल के बाद, या फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट होगा, कॉन्स्ट इन सी ऐसे लिखो। कॉन्स्ट इन सी। और आप जरा ये दो स्टेटमेंट्स पहले पढ़ लो, फिर हम थ्योरी लिख लेते हैं। ओके, पहले बात सुन गया, जरा दोनों स्टेटमेंट्स पहले बात सुन गया। हाँ हो गया, लिखो फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट में वैल्यू थ्योरी ले, एक स्टेटमेंट बताता हूँ फिर पॉइंट लेते हैं। अभी ये पॉइंट ऐड किया ना, कॉन्स्ट इन सी, कॉन्स्ट कीवर्ड इन सी, उसमें थ्योरी लिखो। कॉन्स्ट इन सी वर्क्स सेम एज दैट ऑफ, वर्क्स सेम एज कॉन्स्ट इन सीपीपी। कॉन्स्ट इन सी works same as const in CPP, but it has two major differences as follows. But it has
two major differences as follows. But it has two major differences as follows. First one, in C, uninitialized read-only variables are allowed. In C, uninitialized read-only variables are allowed. Uninitialized read-only variables are allowed. In that case, the value of read-only variable, in that case, the value of read-only variable in that case the value of read-only variable will remain garbage throughout the program. 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 In this case also, you cannot assign value to read-only variable. In that case also, you cannot assign value to read-only variable after declaration. After declaration. For example, ये वाला एग्जाम्पल लिखो, ये जिधर मैंने 1 लिखा हुआ है रेड में, ये वाला एग्जाम्पल लिख लो. जिधर 1 लिखा हुआ है वो वाला एग्जाम्पल लिख लो. ओके, लिखो सेकंड डिफरेंस. In C, it is not necessary to mention. It is not necessary to mention data type while declaring read-only variable. The default data type will be considered as int. The default data type will be considered as int. The default data type will be considered as int. For example, ये दूसरा एग्जाम्पल लिख लो. चलो हो गया, ठीक है. ओके, तो बच्चों ये कॉन्स्ट कीवर्ड जो है ये सबको क्लियर हो गया, राइट? ठीक है, तो आज का लेक्चर हम रोकेंगे यहाँ पे. अब देखो कल ओल्ड स्टूडेंट वाले एडमिशंस कल
शुरू हो सकते हैं, ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा, उसके हिसाब से अपना एडमिशन लेना शुरू कर दो बच्चों। ओल्ड स्टूडेंट के लिए एक ही दिन होगा, दूसरे दिन से फिर सबके लिए कॉमन एडमिशंस शुरू हो जाएंगे। ओके, वी हैव 65 + 20 85 सीट्स फॉर ऑफलाइन। ओके, और ऑनलाइन के लिए वैसे कोई लिमिट है नहीं। डन। पीआईसीटी के लिए ऑनलाइन अलाउड नहीं है, पीआईसीटी वाले बच्चों को कंपलसरी ऑफलाइन ही एडमिशन लेना पड़ेगा। और कल से हमारे एडमिशन शुरू हो जाएंगे सबको। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन में एडमिशंस लेने पड़ सकते हैं, तो यू मस्ट बी रेडी। ओके, और बुधवार से बस वही बच्चे ज्वाइन कर पाएंगे जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है। एडमिशन लेने का मतलब है पेइंग फुल फीस। डन। ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो ग्रुप पे आ जाएगी। ठीक है, चलो विल स्टॉप टुडे। पर्णिका बेटा, आप हो क्या लेक्चर में? चला बाबा, थांबूया आपण आता।